वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कोई चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ से शुरुआत करने वाले हैं। ऑफिशियल नीट सिलेबस सिलेबस फॉर नीट यूजी। अब आप सोच रहे होंगे सिलेबस देखने की क्या ज़रूरत है, सीधा पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, बिना सिलेबस जाने पढ़ाई शुरू करना बिल्कुल उस ट्रैवलर की तरह है जो डेस्टिनेशन को जाता है, लेकिन उसके पास मैप ही नहीं है। हो सकता है वो मेहनत बहुत करे, लेकिन गलत डायरेक्शन में। नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये आप सब जानते हैं। यहाँ सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है, स्मार्ट वर्क भी उतना ही ज़रूरी है। और स्मार्ट वर्क की शुरुआत होती है ऑफिशियल सिलेबस से। सोचिए, अगर एग्ज़ाम में 100 टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं और सिलेबस में सिर्फ 70 टॉपिक्स है, तो क्या आप अपना टाइम उन 30 टॉपिक्स पे वेस्ट करना चाहेंगे जो एग्ज़ाम में आने ही नहीं वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए एनटीए और एनएमसी हर साल ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर डायरेक्शन मिले कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस टॉपिक पर फोकस करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरा साल मेहनत करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कुछ टॉपिक्स मिस कर दिए हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं जो सिलेबस में थे ही नहीं। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आज का लेक्चर आपको सिर्फ चैप्टर्स की लिस्ट नहीं बताएंगे, मैं हर चैप्टर को सिंपल आसान तरीके में डिकोड करूँगा, ताकि आपको पहले दिन से ही क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्यों है और नीट के पर्सपेक्टिव से इसका रोल क्या है। इसके बाद जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करेंगे, आपके माइंड में पहले से ही एक रोड मैप होगा, और जब रोड मैप क्लियर होता है तो प्रिपरेशन भी फास्ट होती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये लेक्चर स्किप मत करिए। हो सकता है ये लेक्चर आपको कोई फार्मूला या रिएक्शन ना सिखाए, लेकिन ये आपको पूरी नीट प्रिपरेशन की डायरेक्शन ज़रूर देगा, और सही डायरेक्शन ही सक्सेसफुल प्रिपरेशन की सबसे बड़ी की होती है। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए और चलिए ऑफिशियल नीट सिलेबस को सिंपल आसान तरीके में डिकोड करते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सिलेबस ऑफ फिजिक्स। पहला जो चैप्टर है दैट इज फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। फिजिक्स की जर्नी इसी चैप्टर से शुरू होती है। इस चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्यूरेटली मेजर करना, एसआई यूनिट्स, मेजरमेंट एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशनल एनालिसिस जैसे बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। ये पूरी फिजिक्स की फाउंडेशन है। इसमें आता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, errors in measurements, dimension of physics quantities, dimensional analysis and its applications। आप जब भी नीट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है। जो ही आप पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स एंड मेजरमेंट से, आपको सबसे पहला जो सब टॉपिक इसमें दिए हैं, लाइक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स जो ही आप निकालेंगे, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, खाली इसी पे फोकस करेंगे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स पे। इस पे फोकस करने के बाद अच्छे से जब समझेंगे, तो आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट होगा या आपने लिख के रखा होगा, जैसे भी आपके पास सिलेबस होगा, लेकिन फिजिकल कॉपी होनी चाहिए आपके पास ज़रूरी। जहाँ पे भी आप पढ़ोगे, सामने लग के होनी चाहिए आपका सिलेबस। तो जो ही आप एक कंप्लीट करोगे, तो आप क्या करोगे काम, आप इस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के नीचे एक लाइन डालोगे। उससे क्या पता चलेगा आपको कि आपने ये चीज़ कवर की है। उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे आओगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाला टॉपिक जो ही आप कंप्लीट करोगे, तो आप इसको नीचे अंडरलाइन करोगे। ऐसे ही आप अंडरलाइन करते जाओगे, जो आप ऐसे ही बिल्कुल इसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे। एसआई यूनिट्स, फिर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, इनको आप कंप्लीट प्रिपेयर करने के बाद जो ही ये पूरा आपको कंप्लीट हो जाए, हर एक सब टॉपिक उसको नीचे अंडरलाइन करनी है।
अंडरलाइन करने के बाद आपको ये पता चलते जाएगा धीरे धीरे करके ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने इतना सिलेबस कंप्लीट किया है, आज हमने ये पढ़ा, ये कंप्लीट किया है। धीरे धीरे करके दिन ब दिन गुजरता जाएगा, आप नीचे अंडरलाइन करते जाओगे और लास्ट में आप ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करोगे। जो ही आप इस चैप्टर पे नज़र मारोगे कि आपको दूर से दिखेगा, हाँ, जहाँ से मैंने अंडरलाइन किया है ये मैंने कंप्लीट किया है। तो जो ही फिजिक्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आएगा, याद रखना हमेशा जो ये सब टॉपिक्स है इनसे बाहर कभी भी नहीं आता है, इनसे बाहर कभी नहीं आता। अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ एडवांस लेवल का पढ़ना स्टार्ट करोगे जो इस सिलेबस में दिया ही नहीं है, तो वो आप कहीं ना कहीं टाइम ज़ाया कर रहे हो, वो वेस्ट आप टाइम कर रहे हो आप, वो किसी काम का नहीं होगा। तो रोड मैप हमारे पास ज़रूरी है, एक डायरेक्शन ज़रूरी है। वो हमें कैसे पता चलता है, वो पता चलता है हमें सिलेबस, इसलिए सिलेबस ज़रूरी होता है। आपको ऐसे नहीं मोटी मोटी किताबें उठानी है, उसमें ये लिखा है वो लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता है। आपको सिंपली अपने आगे सिलेबस रखना है, सिलेबस में पहला टॉपिक क्या है, सेकंड टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक क्या है, ऐसे ही चलते जाना है, नीचे अंडरलाइन करते जाना है। जो ही आप टॉपिक कंप्लीट करोगे और आगे चलते जाना है, और आपके हर एक सब टॉपिक जो भी इधर है हर एक के नीचे अंडरलाइन करके होनी चाहिए। उससे आपको पता चलेगा हाँ, आपने ये पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर में हम मोशन को बिना उसके काज को जाने समझेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एटसेट्रा। मैकेनिक्स की शुरुआत यहीं से होती है। जो ही आप पहला यूनिट कंप्लीट करोगे उसके बाद आओगे सेकंड यूनिट पे, दैट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स पे आप जो ही आओगे, आप ऐसे ही जैसे आपने पहले आपने, अब आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस आ चुकी होगी। जो ही आप पहला वाला कंप्लीट करोगे आपको पता होगा कि हमें करना क्या है। आप पहले ही उठाओगे पहला सब टॉपिक, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके बाद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही चलते जाओगे, बिल्कुल ऐसे ही, कुछ ऐसे नहीं बीच में उठाना यहाँ या वो उठाना नहीं। जो ये सिलेबस फ्रेम करते हैं उनको पता होता है कि हमें सिलेबस बनाना कैसे है, हमें फिर क्वेश्चंस कैसे पूछने, ये कैसे लिंक होता है आपस में। तो ये ऐसे ही किसी के ने चैट जीपीटी से सिलेबस नहीं निकाला होता है कि ऐसे दे दो सिलेबस हमें, नहीं, ये अच्छे तरीके से बिल्कुल सोच समझ के फ्रेम किया जाता है। तो जो ही आपने पहला टॉपिक उठाया, इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद सेकंड टॉपिक पे, फिर तीसरे टॉपिक पे जैसे आपने पोजीशन टाइम ग्राफ उठाया, पोजीशन टाइम ग्राफ उठाया, इसको आपने कंप्लीट किया। उसके बाद आपने नीचे अंडरलाइन की, अंडरलाइन का मतलब मैंने ये कंप्लीट किया। और धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स ऐसे क्लियर होते जाएंगे, कंप्लीट होते जाएंगे, और अल्टीमेटली आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड आता है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन को ऐसे ही पढ़ोगे आप, एक एक करके एक एक करके। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके बाद रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के बाद आता है यूनिट 6, डेट इज ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद अल्टीट्यूड एंड डेप्थ, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जो ही आप क्या करोगे काम, जैसे यूनिट 7 आपने स्टार्ट किया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, आप पहले ये टॉपिक सब टॉपिक पढ़ोगे, फिर उसके बाद ये टॉपिक। जो ही आप पहले से स्टार्ट करते जाओगे, जो आगे आपको ये टॉपिक्स आएंगे जैसे हुक्स लॉ, यंग्स मॉडल्स, बल्क मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी एटसेट्रा, जो भी ये आगे टॉपिक्स आते जाएंगे, आप याद रखना कहीं ना कहीं ये लिंक करते जाएंगे। जो आपने पहले टॉपिक्स पढ़े होंगे उनसे ज़रूर ये लिंक हो जाएंगे, और आपको धीरे 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 जो आगे इसमें टॉपिक्स आएंगे वो क्लियर होते जाएंगे। लेकिन साथ साथ क्या करना है, मैंने विस्कोसिटी पढ़ी है, विस्कोसिटी कंप्लीट की है, इसको मैं अंडरलाइन करूँगा। मैंने सपोज स्ट्रीम लाइन पढ़ा है, मैंने टर्बुलेंट फ्लो पढ़ा है, इसको मैं अंडरलाइन करते जाऊँगा। जो मैं इनको अंडरलाइन करूँगा, मैं इधर देखूँगा मैंने इधर अंडरलाइन किया ही नहीं, ना मैंने इसको अंडरलाइन किया ना मैंने इसको अंडरलाइन किया। जो मैं सिलेबस को देखूँगा मुझे दूर से पता चलेगा ये मैंने अभी पढ़े नहीं है, मुझे इनको पढ़ना है। अगर मैं इनको पढ़ा होता मैंने इनको अंडरलाइन ज़रूर किया होता। तो ऐसे ये कंप्लीट करते जाने हैं। यूनिट 8 ऑफ फिजिक्स, डेट इज थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट 9 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यूनिट 10 ऑसिलेशन एंड वेव्स।
यूनिट 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट 12 उठाओगे आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सब टॉपिक आप पढ़ोगे, सारे के सारे क्लियर करते जाएंगे। लेकिन क्या है कि ये एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होने वाला है कि मैंने आज पढ़ा है तो एक ही दिन में क्यों नहीं हो रहा है कंप्लीट। इसमें टाइम लगता है, चाहे आप 10th क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, आप किसी भी क्लास में हो। अगर आपके दिमाग में होगा कि हाँ मुझे नीट क्वालिफाई करना है, चाहे इस साल अगले साल कब मेरा नीट होगा, मुझे वो क्वालिफाई करना है, आपको पहले दिन से ही आपके सिलेबस पे नज़र होनी चाहिए। सिलेबस पे जब आपको नज़र होगी, हाँ जो ही वो सिलेबस का टॉपिक आएगा, आपको समझ आएगा हाँ ये नीट का टॉपिक है, मुझे इसको अच्छे से समझना है, मुझे इसको आज ही प्रिपेयर करना है अच्छे से, आज इसके कंसेप्ट्स मुझे पूरे क्लियर होने चाहिए। जब पहले ही कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको आगे फिर आसानी ज़रूर होगी और अल्टीमेटली यू विल क्लियर द नीट एग्ज़ाम। ऐसे ही बिना पढ़े, सिलेबस को बिना पढ़े आपने बड़े बड़े बुक्स लाए, बड़े बड़े रेफरेंसेस लाए और पढ़ना स्टार्ट किया और आपको पता ही नहीं पढ़ना है क्या, मुझे जाना कहाँ है। आप ऐसी गाड़ी में चढ़े, गाड़ी चल रही है लेकिन आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो आप कहीं नहीं पहुँचोगे, आप रास्ता भटकोगे। वो रास्ता हमें कौन दिखाएगा? डैट इज़ सिलेबस। इसलिए सबसे पहले 4 दिन 5 दिन, हो सके 10 दिन भी दो आप, 10 दिन दो आप सिलेबस के साथ, इसको अच्छे से समझो। ये सिलेबस हमें बता क्या रहा है, ये सिलेबस हमें क्या इसमें दिखा रहा है कि हमें पढ़ना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है। सिलेबस आपका बेस्ट गाइड होगा इस प्रिपरेशन में। बेस्ट गाइड जो आपका होगा वो सिलेबस आपके सामने है कि मुझे पढ़ना क्या है, तो इसके बाहर फिर क्वेश्चंस नहीं आते। यूनिट 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यूनिट 14 electromagnetic induction and alternating currents. Unit 15 electromagnetic waves. Unit 16 optics, again very important। सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ कि जिन पे ज़्यादा एग्जामिनर फोकस करता है। यूनिट 17 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यूनिट 18 एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अदर एक्सपेरिमेंट सिक्ल्स। उसके बाद आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जैसे आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो जब आपने फिजिक्स कंप्लीट की, आपने इसको अंडरलाइन करते गए, इस रो आपने कंप्लीट किया है टोटल, आपको पता है हाँ मेरी फिजिक्स कंप्लीट हुई है, मैंने हर जगह अंडरलाइन किया। अंडरलाइन आप तब करोगे जब आप टॉपिक कंप्लीट करोगे, पहले ही अंडरलाइन नहीं करना है। आपको पता है हाँ मैंने ये कंप्लीट किया है तभी मैंने अंडरलाइन किया है। उसके बाद आओगे आप केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे वैसे जैसे आपने फिजिक्स में किया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, आप उठाओगे यूनिट 1 और जाओगे इसके सब टॉपिक्स पे। आप पहला टॉपिक सब टॉपिक उठाओगे मैटर एंड इट्स नेचर। जो आपने ये उठाया, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, इसको आपने अच्छे से समझा। समझने के बाद आपको पता है मैंने कंप्लीट किया, अब मुझे सब टॉपिक सेकंड पे जाना है, इसको आप अंडरलाइन करते जाओगे। ऐसे ही कोई छूटना नहीं चाहिए, जो है यही है और इसी में क्वेश्चंस आने हैं, बाकी इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। रिमेंबर दिस थिंग। तो जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, देखो इधर भी लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। पहली केमिस्ट्री की शुरुआत इसी चैप्टर से होती है। इसमें हम मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मोल कंसेप्ट, केमिकल रिएक्शंस एटसेट्रा उनको समझेंगे। ये चैप्टर पूरी केमिस्ट्री का बेस है और न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने यहाँ से बेस समझा, देखो इधर पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो ये फ्रेम ऐसे ही किया जाता है कि आपकी बेस स्ट्रांग होती जाए, आगे आप चलते जाओगे। लेकिन आप इधर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आए, लेकिन इधर आपको कंसेप्ट ऑफ एटम पहले ही मिला हुआ है। आपको पहले ही पता है कि एटम होता क्या है,
तब जाके आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे। आपने क्या किया काम, आपने पहले ही दिन ये वाला टॉपिक ये वाला उठाया, इसमें इधर से उठाया कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, आप क्या हो जाओगे, आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँगा, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा कल पे। लेकिन आपने क्या गलती की होगी कि आपने सिलेबस नहीं देखा होगा। अगर आपने सिलेबस देखा होगा, आपको पता होगा कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। जब आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा, आपने यूनिट 1 से स्टार्ट किया होगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आओगे, आप में को इसमें दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, रॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब 12th पास करोगे फिर उसके बाद आप नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, नहीं। मैंने पहले भी बोला, आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या 12th पास कर चुके होंगे, आप जितना हो सके आप पहले ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। जितना पहले ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, आपको आगे जाके उतनी ही आसानी होगी, उतना ही ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा कंसेप्ट्स क्लियर करने के। आपको लास्ट टाइम तक वेट नहीं करना है कि कब इसका डेट शीट निकलेगा, कब मुझे पता चलेगा कि इस दिन 5 मई को, या एग्जाम्पल कोई भी डेट, इस दिन मेरा ये है एग्ज़ाम है, तब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, नहीं। उससे काम नहीं बनता है। आपको पहले से ही स्टार्ट करना है, पहले दिन से ही, हो सके 10th से ही। 11th अगर 10th में नहीं तो कम से कम को 11th में ही स्टार्ट करना है। धीरे धीरे करके आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। यूनिट 8 केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट 9 इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ से शुरू होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्यूरिफिकेशन एंड characterization of organic compounds, some basic principles of organic chemistry, hydrocarbons, organic compounds containing halogens, organic compounds containing oxygens, organic compounds containing nitrogens, biomolecules, principles related to practical chemistry। और उसके बाद आती है बायोलॉजी, जो इम्पॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। इसमें पहला टॉपिक आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। देखो, जैसे आपको पता है, बायो मीन्स लाइफ। इधर पहला ही सब टॉपिक ऐसे सिलेबस फ्रेम किया होगा, व्हाट इज लिविंग। तो जो ये बायो है, ये यहीं से स्टार्ट होता है। बायोलॉजी की शुरुआत लाइफ की डाइवर्सिटी को समझने से होती है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि दुनिया में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई और आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, जैसे टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन और डिफरेंट किंगडम्स के कंसेप्ट इस चैप्टर के हिस्से हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। देखो, जैसे आप इसमें देख रहे हो, ये सिलेबस में ये टॉपिक्स के नाम सुन रहे हो, टॉपिक्स देख रहे हो। अगर आप देखोगे, ये आप 10th से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, इनफैक्ट कहीं ना कहीं 9th से ही। तो जब आपने पहले ही इस टॉपिक, पहले ही, ये नहीं कि लेट देर तक वेट किया कि फिर देखो ये सिलेबस, नहीं, जब आपने पहले ही सिलेबस अच्छे से 10 दिन 15 दिन इस सिलेबस में लगाए, अच्छे से समझा, आप 10th में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको पता है हाँ यही सेम नीट में भी है, आप ज़्यादा ज़्यादा उसमें मेहनत करोगे, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें पढ़ने में। तो आपको जब फिर लास्ट में जब आप नीट का एग्ज़ाम होगा, तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, आपको पहले ही पता होगा क्या करना होगा, उस टाइम आपको उतनी मेहनत नहीं लगेगी ये पढ़ने में, आपको आसानी से गेन होगा। उस टाइम आपको खाली रिवाइज करना होगा। फिर जितना आप रिवाइज करोगे, मॉक टेस्ट लगाते जाओगे, आपका इजीली नीट क्लियर हो जाएगा।
बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो ये सारे टॉपिक्स आपको तभी पता चलेगा मुझे पढ़ना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, कितना पढ़ना है, जो कोई टॉपिक सामने है क्या ये मुझे पढ़ना है कि नहीं, क्या ये मेरे लिए ज़रूरत है, अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या ये नीट के क्वेश्चन पेपर्स में ये टॉपिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि नहीं, ये सारा का सारा आपको पता चलेगा सिलेबस से। तो इसके लिए आपको पहले सिलेबस पे अच्छा खासा टाइम लगाना है। ये नहीं कि मैं पहले ही दिन बड़े-बड़े रेफ़रेंस उठाऊँगा और पढ़ना स्टार्ट करूँगा। ना, पहले आप सिलेबस उठाओ, इसकी प्रिंट कॉपी निकालो या लिखो। हो सके तो अगर आप टाइम निकालोगे, इसमें लिखोगे तो आपको क्या होता है कि इसको बोलते हैं कलर मेमोरी। तो कलर मेमोरी की वजह से आपको सिलेबस जल्दी याद रहेगा। आप इसको मेमोराइज़ कर पाओगे जब इसको खुद लिखोगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको खुद लिखो। पूरे सिलेबस को आप खुद लिखो और जैसे मैंने फिर बोला है कि अंडरलाइन करते जाना है, जो आप कंप्लीट करते जाओगे, फिर आपको उससे आसानी होगी। तो दोस्तों, आज हमने पूरे ऑफिशियल सिलेबस का रोड मैप समझा। अब आपको क्लियर आइडिया है कि आपको क्या पढ़ना है और किस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को ले जाना है। याद रखिए, नीट क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स अलग तरीके से नहीं पढ़ते, बल्कि सही डायरेक्शन में पढ़ते हैं। अलग तरीके से नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन में। और वो डायरेक्शन हमें कौन देता है? सिलेबस। और वो डायरेक्शन हमेशा हमेशा सिलेबस का कौन सा सिलेबस? ऑफिशियल सिलेबस, जो मैं आपको अभी तक ये दिखा रहा था। ऑफिशियल सिलेबस से ही शुरू होता है। आज से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप सिलेबस के बाहर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हर चैप्टर को कंसेप्ट्स के साथ समझेंगे, रेगुलर रिवीजन करेंगे और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ोगे। अगर कंसिस्टेंसी बनाई रखी तो सिलेक्शन सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि एक रियलिटी बन सकता है। हमारी इस कंप्लीट नीट सीरीज में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हर चैप्टर को जीरो से लेके नीट लेवल तक कवर करेंगे। हर कंसेप्ट को सिंपल, आसान तरीके से समझेंगे। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड कुछ ट्रिक्स भी सिखाएंगे। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सीरीज का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे अपने नीट एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और की प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन दे दे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, जहाँ हम अपनी नीट जर्नी का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाइए रखिए और हमेशा याद रखिए, ड्रीम डॉक्टर बनने का है तो हर दिन उस ड्रीम के लिए एक स्टेप ज़रूर बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।